Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic classification of soils of class 10 geography chapter number 1. So last वीडियो में हमने soil as a resource टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने देखा कि soil जो है वो किस तरीके से हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि soil कैसे बन रहा है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि soil फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी. अब सॉइल को हमने अलग अलग चीजों के बेसिस पर, मतलब कि जो फैक्टर्स हैं सॉइल को बनने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन फैक्टर्स के बेसिस पर सॉइल के कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सब चीजों के बेसिस पर हमने सॉइल का अलग अलग टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया है. सो इंडिया हैज वेरीड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक रियल्म्स एंड वेजिटेशन टाइप्स. अब इंडिया में जो ज्योग्राफी है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है, मतलब कि एकदम सेम हर जगह आपको लैंडफॉर्म्स फीचर्स देखने नहीं मिलेंगे. इंडिया में जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, ये सारी चीजें अलग अलग है. कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको पहाड़ देखने मिलेंगे, कहीं ऐसी जगह जहाँ प्लेन्स हैं, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे पठार हैं. तो मतलब कि आपको अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो है वो देखने मिलेंगे. लैंडफॉर्म के साथ साथ जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी अलग अलग हैं. जैसे आप अगर नॉर्थ में जाओगे तो वहां सर्दी बहुत ज्यादा है, वहीं अगर आप साउथ में जाओगे तो वहां पे पूरे साल लगभग सेम ही मौसम रहता है, वहां सर्दी बहुत ज्यादा नहीं होती है. वहीं अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाले तरफ जाओगे तो वहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, और अगर वेस्ट वाली तरफ जाओगे तो वहां पे सूखा थोड़ा ज्यादा है. तो मतलब कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी बहुत ज्यादा अलग हैं. अब जब क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, लैंडफॉर्म्स अलग हैं, तो उसकी वजह से वेजिटेशन भी अलग है. सो दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स. अब इन्हीं सब चीजों की वजह से इंडिया में अलग अलग तरीके की सॉइल्स भी हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि जो फैक्टर्स हैं उनमें लैंडफॉर्म्स, वेजिटेशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सारी चीजें जो हैं वो सॉइल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं. अब क्योंकि ये सारी चीजें हमारे इंडिया में अलग अलग हैं, इसी वजह से अलग अलग तरीके की सॉइल्स जो है वो इंडिया में पाई जाती है. तो पहली जो टाइप है सॉइल की वो है एलुवियल सॉइल्स. दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल. तो ये जो एलुवियल सॉइल है ये सबसे ज्यादा आपको इंडिया में देखने मिलेगी, मतलब कि इंडिया का ज्यादातर हिस्सा एलुवियल सॉइल से घिरा हुआ है और ये सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है. In fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. अब अगर हम बात करें पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो ये जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है लगभग ये वाला पूरा एलुवियल सॉइल से घिरा हुआ है, जो एकदम लाइट ब्लू कलर का है. तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, ये वाला एरिया हो गया. यहाँ पे अगर आप देखोगे डेल्टास जो बन रहे हैं, मतलब कि कोस्टल एरिया के आसपास, ये वाला जो पूरा इलाका है ये है एलुवियल सॉइल का. These have been deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. तो ये जो नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न प्लेन्स में ये जो एलुवियल सॉइल बनी है, ये तीन मेजर जो रिवर्स हैं, इंदस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, तो इन सभी रिवर सिस्टम्स की वजह से ये नॉर्दर्न प्लेन्स बने हुए हैं. रिवर सिस्टम मतलब कि ये जो नदियां हैं, भले ही इंदस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये नदियां मेन रिवर प्लस इनकी ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी चीजें मिलके, ये सारी नदियां मिलके नॉर्दर्न प्लेन्स बना रही हैं. तो मेन तीन रिवर हैं, बाकी उन सबकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं वो सबको मिला के सिस्टम कह रहे हैं. तो ये जो पूरा गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस रिवर सिस्टम है उसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं और वहां पे एलुवियल सॉइल है. These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. एलुवियल सॉइल का थोड़ा सा हिस्सा जो है हमें राजस्थान एंड गुजरात में भी देखने मिलता है, कि मतलब एक नैरो पैसेज से जो सॉइल है वो आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगी गुजरात एंड राजस्थान में. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari, the Krishna and Kaveri river. अब ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, यहाँ पे ये वाले प्लेन्स में भी जो एलुवियल सॉइल है वो पाई जाती है. और यहाँ पे एलुवियल सॉइल किसकी वजह से मिल रही है? जो डेल्टा बन रही हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन नदियों की वजह से इनके जो डेल्टाज हैं, डेल्टा मतलब कि जहां पे नदी समुद्र में आके मिल रही है, तो वो वाले एरिया में क्या है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल देखने मिलेगी. अभी हमने जितनी भी चीजें पढ़ी उससे हमें ये चीज क्लियर है कि रिवर्स की वजह से एलुवियल सॉइल बन रही है. तो अब ये जो एलुवियल वर्ड है ना, ये आया है एलुवियम से, और एलुवियम जो है उसका मतलब होता है कि जो सैंड, सिल्ट, क्ले, मतलब जितने भी ऐसे मटेरियल हैं जो कि नदी के द्वारा छोड़े गए हैं, डिपोजिट किए गए हैं, उसका मतलब होता है एलुवियम. तो एलुवियम से ही वर्ड बना है एलुवियल. तो एलुवियल सॉइल एक्चुअली बन कैसे रही है, कि हमने यहाँ पे देखा कि जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, ये सारी रिवर्स जो है बना रही हैं, तो ये क्या कर रही हैं, ये पहाड़ों से ऐसे नीचे आ रही हैं
और अपने साथ ये क्या ला रही हैं, जैसे हमने जब सॉइल फॉर्मेशन पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि सॉइल कैसे फॉर्म हो रही है, कि यहाँ पे जब नदी आ रही है नीचे तो यहाँ पे पत्थर वगैरह होते हैं। अब नदी जो है वो कंटिन्यूअसली इन पत्थरों से टकराती है, ये पत्थर आपस में टकराते हैं और धीरे धीरे करके ये करते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और एकदम ऐसे पाउडर्ड फॉर्म ले लेते हैं। तो यही जो पाउडर्ड फॉर्म है ये नदियों के साथ बहता 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 नीचे प्लेन्स तक भी आ जाता है। अब मान लो कभी बाढ़ आई, अब मान लो ये नदी है, ऐसे ये नदी है, नॉर्मली ये ऐसे बह रही है, बट मान लो कभी इसमें बाढ़ आ गई तो इसका पानी जो है वो साइड में चला जाएगा, इसका पानी जो है यहाँ तक आ जाएगा, इस वाले एरिया तक। अब जब नदी का पानी बाहर निकल के बाढ़ की वजह से यहाँ तक फैलेगा तो नदी के पानी के साथ साथ जो एलुवियम है, जो सैंड है, सिल्ट, क्ले, ये सारी जो चीजें हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगी। और क्या होगा, पानी तो वापस चला जाएगा बट एलुवियम यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा। तो इसी वजह से ये क्या बन रही है, यहाँ पे ये एलुवियल सॉइल बन रही है। हर जगह पे आपको यही देखने मिलेगा कि जो नदियां हैं वहां पे क्या होगा, पानी के ओवरफ्लो की वजह से जो पानी के साथ सैंड, सिल्ट, क्ले है, ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी नदी के बाहर और ये डिपोजिट हो जाएंगी और पानी वापस चला जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये जो डिपोजिट वाला एरिया है ये बना पूरा एलुवियल सॉइल, और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि कंटिन्यूअसली नदियों में बाढ़ आती रहती है और ये जो लेयर है ये रिन्यू होता रहता है। और वैसे भी ये बहुत ज्यादा इसमें जो हमें केमिकल्स चाहिए, जो भी हमें न्यूट्रिशंस वगैरह चाहिए, वो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल होते हैं। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब एलुवियल सॉइल में क्या होता है, मेनली सैंड, सिल्ट एंड क्ले से ये बनी होती है और अलग अलग प्रोपोर्शंस में होती है, मतलब कि कुछ हिस्सा सैंड का होगा, कुछ हिस्सा सिल्ट का और कुछ हिस्सा क्ले का होगा। तो इन तीनों चीजों को मिला के आपको मेनली जो सॉइल है वो देखने मिलेगी। As we move inland towards the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size. अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, जैसे ये नदी थी जो कि पहाड़ों से नीचे की तरफ आ रही है, अब अगर हम इसके उल्टे हिस्से में चलेंगे, मतलब इसके अपोजिट चलेंगे, जैसे जैसे हम रिवर वैली की तरफ जाते जाएंगे, हमें क्या पता चलेगा कि जो सॉइल पार्टिकल्स है, जो ये सॉइल के कण है, मिट्टी के कण है, पार्टिकल्स हैं, ये थोड़े मोटे होते जा रहे हैं। नीचे आपको क्या देखने मिलेगा, बहुत ही पतले छोटे छोटे एकदम पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं। बट जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे जो पार्टिकल्स हैं थोड़े मोटे हो जाएंगे, थोड़े साइज में बड़े हो जाएंगे। इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली दैट इज नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल्स आर कोर्स। तो मतलब कि जो वैली के ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब कि एकदम जहां से लगभग रिवर निकल रही है, जो सोर्स है रिवर का, उसके आसपास क्या देखने मिलता है कि सॉइल जो है वो कोर्स होती है, मतलब थोड़ी मोटी होती है। Such soils are more common in pediment plains such as Dwars, Chos and Terai. सो एलुवियल सॉइल जो है वो ज्यादातर पेडमेंट जो प्लेन्स हैं उनमें देखने मिलेगी, जैसे कि द्वार्स हो गए, चोज हो गए, तेरई हो गए। तो पेडमेंट प्लेन्स क्या होते हैं, ये ऐसे प्लेन होते हैं जो कि थोड़ी सी ढलान पे होते हैं, पहाड़ों की जो हल्की सी ढलान होती है, मतलब ये जो हल्की सी ढलान है, ये वाला जो एरिया है ये आपका पेडमेंट प्लेन्स है। अब यहाँ पे लगभग जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, द्वार, चोज एंड तेरई, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एलुवियल सॉइल देखने मिलेगी। तो द्वार कौन सा एरिया होता है, द्वार वो वाले एरियाज हैं जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में असम है और जो वेस्ट बंगाल है, तो वहां पे जो हिमालयाज के पास वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट में असम एंड नॉर्थ बंगाल, ये वाले एरिया में जो ये ढलान वाला एरिया है हिमालयाज के पास वाला, उसको हम द्वार्स कहते हैं। चोज वाला जो एरिया है ये शिवालिक रेंज का ये स्लोप वाला एरिया है, मतलब कि जो शिवालिक रेंज है, हिमालयाज की 3 रेंज है ना, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, तो शिवालिक की ये जो ढलान है उसको हम चोस कहते हैं। और टेराई वो वाला रीजन है जहां पे की छोटे छोटे कंकड़ वगैरह रहते हैं, बट यहाँ पे जो सॉइल है वो, मतलब अभी एक तरीके से ढलान से नीचे वाला एरिया है और यहाँ पे सॉइल काफी अच्छी रहती है। अगर टेराई वाले रीजन को अच्छे से समझें तो जैसे जैसे हम पहाड़ों से नीचे आएंगे ना, हमें क्या देखने मिलेगा कि सबसे पहले यहाँ पे बोल्डर्स वगैरह होंगे, मतलब बहुत ज्यादा बड़े बड़े पत्थर होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सॉइल है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी और पत्थर जो है यहाँ पे कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या देखने मिलेगा, इस तरीके से। तो ये है रिवर। अब अगर हम देखेंगे तो माउंटेन्स ये वाले हो गए हिमालयास या माउंटेन्स नॉर्मली। इसके बाद ये जो बड़े बड़े पत्थर वाला इलाका है ये है भाबर, एंड इसके बाद ये वाला जो इलाका है ये है तेरई का, ये तेरई रीजन है। और उसके बाद ये वाला जो रीजन है, ये जो नीचे वाला है प्लेन एरिया, इसको हम कहेंगे भांगर रीजन, ये दोनों।
एंड ये जो उठे हुए रीजन है यहाँ पे, ये है खादर रीजन। तो इस तरीके से हो गया भाबर, ये तेरई, ये भांगर और ये खादर। अब भांगर एंड खादर बनते कैसे हैं? जैसे ये नदी अगेन, ठीक है। अब नॉर्मली नदी में बाढ़ आएगी तो क्या होगा कि हमेशा बहुत दूर तक बाढ़ नहीं आएगी, हमेशा क्या होगा, लगभग इस वाले इलाके तक बाढ़ आएगी और पानी जो है वापस चला जाएगा। अब जब यहीं तक बाढ़ आ रही है, जब इस वाले इलाके तक की बाढ़ आ रही है, तो क्या होगा कि यहाँ पे बार बार डिपोजिशन होता जाएगा और ये वाला जो एरिया है थोड़ा उठ जाएगा और ये कंटिन्यूअसली रिन्यू होता रहता है। मतलब यहाँ पे बार बार बाढ़ आती रहती है और ये वाले एरिया में बार बार जो सेडिमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट होते रहते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, खादर है, मतलब ये न्यू वाली सॉइल है। बट ये जो भांगर है, यहाँ पे इतने जल्दी सॉइल रिन्यू नहीं होती है। मतलब यहाँ पे मान लो कभी पहले बाढ़ आई थी, उसके बाद कभी बहुत मतलब सालों तक बाढ़ आई ही नहीं, तो ये वाली जो सॉइल है ये पुरानी रहती है, ये जल्दी जल्दी रिन्यू नहीं होती और इसीलिए इसका नाम है भांगर, मतलब कि ओल्ड। तो इस तरीके से भांगर एंड खादर जो सॉइल्स हैं वो बनती हैं। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और components, soil are also described on the basis of their age। तो अभी जो हमने बात की भांगर एंड खादर की, उसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि हम जैसे अभी हमने इसके साइज के बेसिस पे डिस्कशन की कि कहीं कहीं जो सॉइल है वो थोड़ी मोटी होती है, कहीं पे बड़ी होती है। अगर हम ऊपर वाले हिस्से में चले जाएं तो हमें सॉइल थोड़ी मोटी देखने मिलती है। बट साइज के अलावा हम सॉइल को उसकी एज के बेसिस पर भी डिस्क्राइब करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल, जिसे भांगर कहते हैं, एंड न्यू एलुवियल, जिसे खादर कहते हैं। तो उसके एज के बेसिस पर हम सॉइल को ओल्ड एलुवियल एंड न्यू एलुवियल में क्लासिफाई कर सकते हैं। द भांगर सॉइल हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स देन द खादर। अब ये जो भांगर है, क्योंकि वो पुरानी होती है, बार बार वो रिन्यू नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जो कंकड़ हैं, जो पत्थर हैं, वो ज्यादा देखने मिलेंगे। यहाँ पे जो मार्बल्स वगैरह, मतलब जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं, वो ज्यादा देखने मिलेंगे खादर के मुकाबले। इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन भांगर। और खादर की अगर बात करें तो खादर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वहां आपको कंकड़ ज्यादा देखने नहीं मिलेंगे। तो जो खादर सॉइल है वो बहुत ही अच्छी सॉइल होती है, बहुत ज्यादा एकदम पतली वाली सॉइल होती है, फर्टाइल होती है और वो नई सॉइल होती है, तो इसमें खेती बहुत ज्यादा अच्छी हो पाती है। एलुवियल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। अब अगर हम वैसे इसके क्लासिफिकेशन को छोड़ें और मोटे मोटे तौर पे देखें तो एलुवियल सॉइल काफी फर्टाइल होती है। Mostly these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops। तो जो alluvial soil है उसमें काफी अच्छी मात्रा में पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम अवेलेबल होता है और ये जो चीजें हैं ये हमारे अलग अलग प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, जैसे शुगर केन, पैडी, व्हीट, सीरियल क्रॉप्स, मतलब कि जो दाल वगैरह होती हैं, पल्सेस। तो ये काफी अच्छे से एलुवियल सॉइल में उग पाती हैं, क्योंकि इनको उगाने के लिए काफी अच्छी मात्रा में ये पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब चाहिए होता है। Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated। अब क्योंकि जो एलुवियल सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, इसीलिए यहाँ पे ये वाले जो एरियाज हैं एलुवियल सॉइल वाले, ये जो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में यहाँ पे कल्टीवेशन होती है, खेती होती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने मिलेगी। मतलब कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो है वो यही है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है वो वर्ल्ड्स मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड रीजन है। मतलब यहाँ पे जरूरत से ज्यादा जनता रहती है, यहाँ पे एक जगह पे बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन हमें देखने मिलेगी। Soils in the drier area are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation। अब जो थोड़े सूखे इलाके होते हैं, ड्रायर एरियाज होते हैं, वहां की सॉइल जो है थोड़ी अल्कलाइन होती है, मतलब बेसिक होती है नेचर में। जैसे हमने अभी फर्टाइल जो सॉइल है एलुवियल सॉइल, इसकी बात की, तो ये थोड़ी एसिडिक नेचर की है। एसिड वगैरह, मतलब फॉस्फोरिक एसिड, ये सब उसमें अच्छा है, जो कि सॉइल के लिए चाहिए होता है, जो कि जो प्लांट्स वगैरह हैं उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो अगर सॉइल अल्कलाइन नेचर की होगी, अगर बेसिक नेचर की होगी, तो उसकी वजह से जो प्लांट ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। बट अगर ड्रायर एरिया में जो अल्कलाइन सॉइल है उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया जाए, उसको फर्टिलाइजर वगैरह उसमें डाला जाए, उसको इरिगेट सही से किया जाए, पानी उसमें डाला जाए, तो उसको भी प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, उस पर भी खेती की जा सकती है।